सिट डाउन। अब देखो ये है फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। कौन सा मिरर है? कौन? केव मिरर, ठीक है। इसमें से एक पैरेलल लाइन है, ठीक है। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अरे कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी, ठीक है। फोकस में इधर बना दूं, बन गया फोकस, ठीक है। एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ से आई तो कहां जाएगी? वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और एक पॉइंट मैंने पहले भी बताया हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइन मिरर पे आती है तो वो 90 डिग्री पर आती है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने बताया था कि एक अगर मिरर है उस पे कोई रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पे आ रही है तो 90 डिग्री पे ही बाउंस बैक हो जाती है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑल्सो जीरो, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑल्सो जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा होगा? 90 डिग्री बन रहा होगा। और कोई भी लाइन अगर हम रिफ्लेक्शन की बात करते हैं तो 90 डिग्री वाला तो नॉर्मल होता है। 90 डिग्री वाला क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो एक तरह से अगर हम इसको रिफ्लेक्शन की तरह देखें तो ये नॉर्मल है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है ना लाइन, ये नॉर्मल है। और ये है इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल होता है इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये वाला होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो क्या मैं इससे ये बोल सकती हूँ कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है? अच्छा तुम ये बनाओ, मैं एक बार रिफिल करना। अब देखो इस रे को, जहां से रे आ रही है, इस पॉइंट को मैंने ए मान लिया, इस पॉइंट को मैंने कुछ बी मान लिया, ये एफ है, ये सी है। तो अब देखो, अब ध्यान से, ठीक है। इससे मैं क्या बोल सकती हूँ? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी मतलब ये आई एंगल इज इक्वल्स टू एंगल एफ बी सी मतलब आर, ठीक है। अब देखो क्योंकि ए बी जो रे है वो सी एन के पैरेलल है, ठीक है। एज वी कैन सी ए बी इज पैरेलल टू सी एन, ठीक है। तो ये एक ट्रांसवर्सल दिख रही है हमको, बी सी क्या एक ट्रांसवर्सल है। तो क्या ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होना चाहिए बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एंड बी सी इज ट्रांसवर्सल, BC is transversal, तो हम बोलेंगे कि एंगल ABC is equals to angle BCF by alternate interior angles, ठीक है। अब अगर हम इन दोनों को ध्यान से देखें तो एक चीज जो कि सेम चीज के इक्वल है वो आपस में इक्वल होंगे, तो हम बाय इक्वेशन 1 और 2 लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं कि एफ बी सी भी ए बी के इक्वल है और बी सी एफ भी ए बी के इक्वल है। मतलब एंगल एफ बी सी इज इक्वल्स टू एंगल बी सी एफ होगा, ठीक है। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो हमें एक बात पता है, किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। तो ये दोनों एंगल इक्वल है तो क्या ये साइड इसके इक्वल होनी चाहिए? होनी चाहिए ना। ये नहीं आया समझ में? अच्छा इन दोनों को इक्वल किया है क्या? अरे ये ABC के इक्वल है तो आपस में इक्वल नहीं होंगे? हाँ, तो CF इज इक्वल्स टू FB लिख सकते हैं, ठीक है। देयरफॉर CF इज इक्वल्स टू FB, रीजन में हम यहाँ लिख देंगे कि साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है। ये इसके लिए था। हाँ, अब देखो ये जो एफ बी है ना, ये एफ एन की इक्वल लिख रही हूँ। अब इसको ध्यान से समझना क्यों। स्फेरिकल मिरर्स में एंगल ऑफ अपर्चर बहुत छोटा होता है। एंगल ऑफ अपर्चर याद है, मैंने बताया था एंड से मीट करने वाला प्रिंसिपल एक्सिस पे, ये है एंगल ऑफ अपर्चर। स्फेरिकल मिरर्स के लिए एंगल ऑफ अपर्चर बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो मान लेते हैं कि एंगल अप्रोक्सीमेटली क्या होगा? 0 होगा। अब तुम खुद सोचो, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो एंगल ऑफ अपर्चर का भी आधा है, और दूसरी बात क्या है? बहुत छोटा है। तो अगर मैं ऐसे एंगल बना रही हूँ और मैं बोल रही हूँ बहुत छोटा है, तो ये कुछ ऐसा सा होगा। इस एंगल को छोटा करेंगे और छोटा करेंगे तो क्या ये दोनों लाइन सुपर इम्पोज हो जाएगी, ये दोनों हाइपोटेनियस और बेस सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो मतलब ये वाली लेंथ अप्रोक्सीमेटली इसके इक्वल होगी। आज लेट कैसे नहीं हुई? अरे दीदी चावल बनाने लग गई। मुझे लगा कल तुम्हें बुरा लग गया मेरी बात। नहीं। कौन सी बात का? ये सांप वाली।
चलो अब इसको देखो, मैं वापस बताती हूँ बुलबुल के लिए, है ना? बता दूं क्या बोला मैंने? हमने पहले एक रे ऑफ लाइट बनाई, ठीक है, ये पैरेलल जा रही थी, फोकस से पास हो गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, वापस रिफ्लेक्ट बैक हो गई। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई तो इस स्फीयर पे 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, ठीक है। तो ये वाली लाइन क्या है? नॉर्मल है, और ये इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैंने IBC लिखा है, ये FBC के इक्वल होगा, IBC FBC के इक्वल है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है कि AB CN के पैरेलल होगी, ये लाइन जो है AB वो CN के पैरेलल होगी, और ये क्या होगी? ट्रांसवर्स होगी। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनते हैं ना पैरेलल लाइंस में, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। ABC किसके इक्वल होगा? BCN के इक्वल होगा। तो वही लिखा है ABC BCF या NA की बात है, उसके इक्वल होगा। अब ABC इसके इक्वल है, ABC इसके इक्वल है, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इन दोनों को मैंने आपस में इक्वल कर दिया। अब किसी भी एक ट्राइंगल में अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती है। CF किसके इक्वल होगा? FB के, तो CF इज इक्वल्स टू FB बोल दिया। अब मैं क्या बता रही थी कि जो एंगल ऑफ अपर्चर होता है स्फेरिकल मिरर्स में, वो बहुत ज्यादा क्या होता है? छोटा होता है। एंगल ऑफ अपर्चर क्या है? इनके एंड्स से अगर मैं दो लाइंस मीट करवा दूं यहाँ पे, तो ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा होता है। अब तुम खुद सोचो, इतना एंगल ले रहे हैं हम, ये वाला, अब इसको हम छोटा 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 करते जाएंगे तो क्या ये लाइन इससे सुपर इम्पोज हो जाएगी? तो क्या लगभग अप्रोक्सीमेटली FB को मैं FN के इक्वल लिख सकती हूँ फॉर स्फेरिकल मिरर्स। तो मैं इस पॉइंट को लिख रही हूँ फॉर स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स हम लिखेंगे कि एंगल ऑफ अपर्चर या अपर्चर एंगल या एंगुलर अपर्चर लिखो, एंगुलर अपर्चर इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि FB इज इक्वल्स टू FN। ये एंगल बहुत छोटा होगा तो FB इज इक्वल्स टू FN होगा, ठीक है। अब एक इक्वेशन 1 2 तो ले ली, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। क्या FB CF के इक्वल है और FB ही FN के इक्वल है, तो क्या CF इज इक्वल्स टू FN लिख सकते हैं? तो बाय इक्वेशन 3 and 4 हम लिख रहे हैं कि CF इज इक्वल्स टू FN। CF इज इक्वल्स टू FN। अब देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का डिस्टेंस तो R हुआ करता था, और फोकस से पोल का डिस्टेंस तो F हुआ करता था। तो क्या FN को F लिख सकते हैं और CN को R लिख सकते हैं? अच्छा, क्या CN को CF प्लस FN लिख सकते हैं? है ना? तो एज वी कैन सी CN इज इक्वल्स टू CF प्लस FN, तो CN इज इक्वल्स टू CF प्लस FN लिख देंगे। CN को क्या हम R लिख सकते हैं? पहले देख लो काव्या। हाँ, ये वाला पॉइंट ये आ गया था नहीं, मतलब यहाँ से देखो, हमने ये तो प्रूव कर दिया CF इज इक्वल्स टू FB, इन दोनों एंगल्स की अपोजिट साइड है। और हमने क्या प्रूव किया कि क्योंकि ये एंगल बहुत ज्यादा छोटा होगा, ठीक है, इसको अगर हम छोटा करते जाएंगे तो हम देखने के लिए बड़ा बनाते हैं, हम इतना छोटा सा नहीं बना सकते, वरना हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? ये एंगल लगभग 0 तक होगा, तो ये वाली जो लाइन है वो इसको इम्पोज कर देगी, सुपर इम्पोज कर देगी, तो ये जो FB है वो अप्रोक्सीमेटली FN के ही इक्वल बन जाएगा। ये बात समझ में आ गई? तो इसलिए मैंने FB को FN के इक्वल लिख दिया। CF भी FB के इक्वल है और FB भी FN के इक्वल है, तो क्या दोनों आपस में इक्वल होगा? कोई भी ऐसी चीज, मतलब दो चीज जो सेम चीज के इक्वल है वो आपस में इक्वल होता है, तो CF इज इक्वल्स टू FN लिख दिया। अब देखो, C से पोल का डिस्टेंस, क्या R रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल का डिस्टेंस, और फोकस से पोल का डिस्टेंस फोकल लेंथ होती है F, ठीक है, यही लिखा है अभी तक। अब CN है, CN CF और FN से मिलके बना हुआ है, तो CN को मैंने लिख दिया CF प्लस FN। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या CN जो लेंथ है इसको R लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू, और CF को क्या मैं FN लिख सकती हूँ क्योंकि CF FN के इक्वल है, तो FN प्लस FN। और क्या FN को हम फोकल लेंथ लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल्स टू F प्लस F, तो क्या R इज इक्वल्स टू 2F हो गया और F इज इक्वल्स टू R बाय 2 हो गया। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। ये पूरा डेरिवेशन है, इसको नोट डाउन करो। याद कैसे होगा? ठीक है, ये भी पॉइंट अपन को लिखना है वरना याद नहीं आएगा हमें। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स और
सिमिलर ट्राइंगल्स, ये तुम्हारा एक तरह से 10th का रिवीजन है। हाँ 10th का रिवीजन है, सोच लो। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कौन से ट्राइंगल्स होते हैं? जिसको कांग्रेस से एक दूसरे को इक्वल कर देंगे। कांग्रेंसी क्या होती है? अरे वो तो अरे देखो, ऐसे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स होते हैं, पहले समझ लो फिर लिखना है। तुम तो फोन ले रही हो, एक सेकंड रख लो और साइड में रख दो। मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का सेम शेप और सेम साइज होता है, पर सिमिलर ट्राइंगल्स का सेम शेप तो होता है पर सेम साइज नहीं होता। हैव सेम शेप एंड साइज, इनका होता है सेम शेप बट डिफरेंट साइज, बट डिफरेंट साइज। अब इसका मतलब क्या है? ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC और ये मैंने एक ट्राइंगल बनाया DEF, ABC और DEF, और यहाँ मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC और ये बनाया एक DEF, ABCDEF। अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो अगर तुमने पेपर पे ये ट्राइंगल काटा, ये ट्राइंगल काटा, इसको उठा के इसके ऊपर रखा, एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर, एग्जैक्टली थोड़ा सा भी ऊपर नीचे तुमको नहीं लगेगा। इनका शेप भी सेम है, साइज भी सेम है। पर सिमिलर का क्या केस होता है? शेप तो सेम है, दोनों ट्राइंगल है, ठीक है, पर ये क्या है, एक तरह से इसका मैग्नीफाइड इमेज है। इसको इसके ऊपर रखोगे ना तो सुपर इम्पोज नहीं करेगा, पर एक एक एंगल वाइज मैच हो रहा है। जैसे कि काव्या ने यहाँ पर लगाई अपनी किसी दोस्त की फोटो, मान लो प्रियांशी की फोटो अपने फोन में इसने निकाली है, ठीक है, फिर इसने किया इसको जूम, तो अब है ना फोन ये रहा है ना, इसमें ये इतनी बड़ी लगेगी प्रियांशी, पर है तो वो प्रियांशी की, ऐसा तो नहीं उसकी नाक बड़ी हो गई, मुंह छोटा हो गया, कुछ नहीं हुआ, एग्जैक्टली सेम शेप है पर साइज चेंज हो गया। तो एक तरह से एक मैग्नीफाइड ट्राइंगल, एक छोटा ट्राइंगल हो गया और एक मैग्नीफाइड ट्राइंगल हो गया। तो इस तरह के ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। ये बात समझ में आ गई? इसमें मतलब सिमिलर में एंगल्स इक्वल होते हैं। हाँ वेरी गुड। तो अब देखो, कॉन्ग्रुएंसी के रूल से अपन को कोई लेना देना नहीं है, जो लेना देना है सिमिलर के रूल से है। एक तो सिमिलर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ABC है, ये DEF है, दोनों अगर सिमिलर है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। अब सिमिलैरिटीज के रूल क्या है मैं पूरा बता रही हूँ अच्छे से तरीके से। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, इन दोनों को सिमिलर होने के लिए क्या चाहिए? एक एंगल इसके, एक एंगल, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, तीनों एंगल्स इक्वल होने चाहिए, तभी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। मतलब अगर एंगल A इक्वल है एंगल D के, एंगल B इक्वल है एंगल A के और एंगल C इक्वल है एंगल F के, तभी ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है। और अगर हमने दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। साइड्स इक्वल नहीं होती, साइड्स हमें साफ दिख रहा है, इक्वल नहीं है। साइड्स का क्या इक्वल है? रेशियो इक्वल है, यानी कि AB, ये वाली साइड को मैं इससे डिवाइड कर रही हूँ, DE किसके इक्वल है? AC अपॉन DF, AC अपॉन दीदी DF तो 9th में पढ़ा इज था इक्वल्स टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF, ठीक है। तो हम जो डेरिवेशन करने वाले हैं उसमें हम पहले एंगल्स के थ्रू इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करेंगे और फिर उनकी साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। काफियों को नहीं होगा याद, इसलिए वापस बता रही हूँ, मुझे कोई मजा थोड़ी आ रहा है। अब एक और इम्पोर्टेंट बात है ना, अगर मैं एक एंगल इक्वल नहीं भी देती तो भी, एक एंगल अगर मैं इक्वल नहीं भी देती तो भी सिर्फ एंगल क्राइटेरिया से भी हम इनको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो हाँ तीनों का सम 180 होता है, तो 180 में से अगर तुम सेम चीज माइनस करोगी तो सेम ही आने वाला है। तो मतलब अगर हमने दो ट्राइंगल में सिर्फ दो एंगल भी इक्वल प्रूफ कर दिए हैं तो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहो तो ये लिख सकते हो अगर याद ना हो तो। अब ध्यान से पूरा फोकस इधर, लिखना बंद कर दो, यहाँ ध्यान दो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे जितने स्टार हम बना सकते हैं उससे ज्यादा स्टार बना देंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये प्रिंसिपल एक्सेस कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये बनाया मैंने एक फोकस, ये बनाया सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ मैं एक बना देती हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट से आई पैरेलल रेज ऑफ लाइट, कहाँ से जाएगी? फोकस से पास करा दी हमने। दूसरी रे हमने ली सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे आएगी और वापस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो हमने एक पॉइंट लिखा था
जिस पॉइंट पे रेस एक दूसरे को कट करती है वहाँ पे वहीं image पर बनता इमेज है। बनती है। तो अगर इसकी लेंथ मैंने ए बी मानी है तो ए ये यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बन रही है, तो ए डैश बी डैश ये इमेज बनेगी हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर रहे हैं। अब इसको ध्यान से समझो, इमेज ऑब्वियसली 90 डिग्री पर ही खड़ी होगी, यहाँ पर भी 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा, एक एंगल इक्वल हो गया। ये और ये एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, दो एंगल इक्वल हो गए। क्या ये दोनों ट्राइंगल सब सिमिलर प्रूफ हो गए हैं? तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मैंने तुम्हें सब कुछ समझाया है, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, ठीक है, बाय एंगल क्राइटेरिया। अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं तो क्या मैं उनके तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल बोल सकती हूँ? मुझे ये हाइपोटेनियस वाली साइड से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं सिर्फ दो साइड्स का रेशियो इक्वल बोलूंगी, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश, बी सी अपॉन बी डैश सी। तो देयरफॉर ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन बी डैश सी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब मैं एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ से, ये इंसिडेंट रे है जो पोल को हिट कर रही है, कुछ एंगल पे हिट कर रही होगी और उसी एंगल पे डिफ्लेक्ट करेगी। ठीक है, अब इमेज यहाँ बन रही है तो इमेज को पास होती हुई, दीदी आपने ये लाइन क्यों ली? डेरिवेशन करने के लिए। ठीक है, इंसिडेंट रे पोल से पास हुई और डिफ्लेक्ट हो गई उसी एंगल पे। ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब मैं ले रही हूँ, ठीक है, अब तो मैं ना इसको चाहो तो अलग पेन से शेड करना। अब मैं ले रही हूँ ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल, इसको मैं मिटा रही हूँ, और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल बड़ा वाला, थोड़ा मैं अच्छे से बना देती हूँ ताकि तुम्हें दिख जाए मैं क्या बोल रही हूँ। ये पूरा ट्राइंगल, ठीक है, और ये वाला पूरा ट्राइंगल ए बी पी और ए डैश बी डैश पी, ये ट्राइंगल ये ट्राइंगल, इन दो ट्राइंगल को हम सिमिलर कर रहे हैं। तो ट्राइंगल, अब ध्यान से देखो, इसमें भी 90 इधर बन रहा है, इसमें भी 90 इधर बन रहा है। ठीक है, और क्या इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। ठीक है, क्योंकि पोल से कोई भी रे पास होती है तो सेम एंगल पे डिफ्लेक्ट होती है, दो एंगल इक्वल हो गए तो ये वाला ट्राइंगल इसके सिमिलर हो जाएगा। तो ट्राइंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी। कौन से क्राइटेरिया से? बाय एंगल क्राइटेरिया। अब देखो, इनके साइड्स का रेशियो हम इक्वल बोल सकते हैं, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी, बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, ये भी ए बी अपॉन ए डैश बी डैश है, तो क्या ये दोनों पोर्शन आपस में इक्वल हो जाएंगे? तो हम बोलेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2 बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी, बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन बी डैश पी। यहां तक समझ में आया? अब देखो, हम हमेशा लेते हैं डिस्टेंसेस फ्रॉम पोल, पोल से लेते हैं। ये दोनों तो पोल से हैं, पर क्या ये दोनों पोल से नहीं है? बीसी वाली लेंथ कहाँ है? ये रही बीसी वाली लेंथ। इसको पोल से बनाने के लिए क्या मैं इसको बीपी माइनस सीपी लिख सकती हूँ? तो ये वाली लेंथ आ जाएगी, तो मैं इसको लिख रही हूँ बीपी माइनस सीपी। ठीक है, अपॉन बी डैश सी कहाँ है? बी डैश सी ये वाली लेंथ है, तो क्या मैं इसको सीपी माइनस बी डैश पी लिख सकती हूँ? तो सीपी माइनस बी डैश पी लिख दिया हमने, इज इक्वल्स टू बीपी अपॉन बी डैश पी। अब हम अगर ध्यान से देखें तो क्या बीपी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट से पोल के डिस्टेंस है, तो क्या ये यू है? और क्योंकि हम इंसिडेंट रे की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो क्या नेगेटिव लेंगे साइन को, तो क्या मैं इसको माइनस यू लिख सकती हूँ। और माइनस सीपी को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के डिस्टेंस है, तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर आर हुआ, और क्योंकि ये पोल से अवे जा रहा है इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो क्या माइनस में लेंगे, तो माइनस आर लिख दिया। सिमिलरली सीपी वही माइनस आर होगा, माइनस बी डैश पी, क्या ये इमेज डिस्टेंस है बी, और क्योंकि ये पोल से अवे है इंसिडेंट रे के अपोजिट, तो माइनस बी लिख दिया, इज इक्वल्स टू बीपी फिर से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यू और माइनस यू लेंगे,
अपॉन बी डैश पी क्या फिर से Minus इमेज V. डिस्टेंस है माइनस वी लेंगे। इस माइनस से ये माइनस तो कट गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। माइनस यू माइनस माइनस हो गया प्लस आर अपॉन माइनस आर माइनस माइनस हो गया प्लस वी इज इक्वल्स टू यू अपॉन वी आया हमारे पास। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। इस v को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस क्यू प्लस आर, और इस u को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आर प्लस वी। v अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यू वी आया प्लस v इंटू आर आया इज इक्वल्स टू u अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस यू आर आएगा प्लस u इंटू वी आएगा। ठीक है, आर आर वालों को एक साथ कर सकते हैं और यूवी वाले एक साथ कर सकते हैं। इसको मैं इधर भेजती हूँ तो ये आएगा यूवी प्लस यूवी, और इस माइनस यू आर को मैं उधर भेजती हूँ तो वी आर प्लस यू आर हो जाएगा। क्या आर आर कॉमन आ रहा है, आर को कॉमन निकाल दिया, वी प्लस यू इज इक्वल्स टू यूवी। अब इसको टू यूवी लिख सकते हैं हम, यूवी प्लस यूवी टू यूवी लिख सकते हैं। अब इस पोर्शन को मैं इधर नीचे भेज रही हूँ, वी इसको मैं इधर कर लूं क्या, इधर इस पोर्शन को यूवी को मैं इधर रख रही हूँ, टू को इधर ही रहने दे रही हूँ। v प्लस यू अपॉन यूवी इज इक्वल्स टू टू इधर ही है, r मल्टीप्लाई में है, ये नीचे आ गया। ठीक है, इस uv को v के नीचे भी ला सकते हैं, u के नीचे भी, तो v अपॉन यूवी प्लस u अपॉन यूवी अब इज इक्वल्स टू टू, r को हम 2f लिख सकते हैं तो क्या 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन एफ आ गया, और क्या इधर v से v कट गया, 1 अपॉन यू प्लस u से u कट गया 1 अपॉन v। तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन यू प्लस 1 अपॉन v। ये आया है पूरा डेरिवेशन। ठीक है, हाँ पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। ठीक है, तुम है ना ऐसा करना, तुम्हारे पास एक ब्लू ब्लैक होगा ना, ब्लू पेन से तो एक बार इस और इस ट्राइंगल को शेड करना, ब्लैक पेन से इस पूरे और इस पूरे को शेड करना। यार मेरा फोन भूल गया। अब है ना यहाँ पर हम डेरिवेशन के नीचे ही हेडिंग डालेंगे मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब हम इसी डेरिवेशन से मतलब पूरे जो डायग्राम है ना, इसी डायग्राम से मैग्निफिकेशन भी डराइव कर रहे हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में मेंशन है तो अपन कर ही लेंगे, रिस्क नहीं लेना है। इधर ही कर। अच्छा ये चीज है ना, अपन पहले अभी इस डेरिवेशन में ही जो सेकंड ट्राइंगल अपन ने ये वाला कॉन्ग्रुएंट किया है ना, कॉन्ग्रुएंट सिमिलर किया है ना, उसी में अपन ने ये चीज लिखी हुई है। देखो लिखी हुई है ये चीज, उसी में लिखी हुई है ना। हाँ ना तो बोलो, ये ए बी है सेकंड वाली क्वेश्चन। तो ये ए बी जो है ना, ये क्या ऑब्जेक्ट हाइट है, तो क्या मैं ए बी को एच ओ ऑब्जेक्ट हाइट लिख दूं। ए डैश बी है, क्या ये इमेज हाइट है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, साइन कन्वेंशन, कोई भी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर होता है तो पॉजिटिव, पर प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होता है तो नेगेटिव। तो क्या मुझे माइनस एच आई लेना पड़ेगा हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया। प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर तो पॉजिटिव लिया है, नीचे है तो नेगेटिव लिया, इज इक्वल्स टू बीपी क्या है, u है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट से पोल का डिस्टेंस है, और ये क्योंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस u लिखेंगे। और b डैश p क्या इमेज से पोल का डिस्टेंस है, और क्योंकि वो इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो माइनस b। माइनस से माइनस तो कट गया। अब इसको ना मैं रेसिप्रोकल कर रही हूँ। ठीक है, तो एच आई ऊपर आ जाएगा, एच ओ नीचे आ जाएगा, माइनस है, माइनस ऊपर और नीचे पूरे पे ही होता है तो मैं बाहर ही लिख रही हूँ। और ये v ऊपर आ जाएगा, u नीचे आ जाएगा। इस माइनस को मैं इधर भेजूंगी तो एच आई अपॉन एच ओ इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन यू। इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये क्या है, भेज सकते हैं एक जगह से दूसरी। और यहाँ नेगेटिव वाला इधर भेज सकते हैं ना, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन किसके इक्वल हो गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और नेगेटिव ऑफ इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, तो इसी के नीचे तुम ऐसे मेंशन भी कर देना कि स्मॉल m यानी कि मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ इमेज
डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे मेंशन कर लेना। क्वेश्चन ट्राई हम करो एक करेगा बार। दीदी। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, पर जल्दी करना, फिर तुम छुट्टी मैंने तो छुट्टी पूछा है करोगे। हम करें क्या, हाँ हाँ करो, हमें करना है क्या? पर जल्दी करना। फिर अब चलो तुम लोगों को आ गया है तो थोड़ा समझा देती हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट, पहले ये क्या क्लियर दे रखा बोलो, है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बताओ एक डिस्टेंस। बार। क्या आपने क्या बोला? कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव लिखा हुआ है, तुमने देखा? नहीं लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? मैं बताऊँ कहाँ लिखा है। कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव, ओ। नोट्स में होते हुए हमें नजर नहीं आता है, यही तो दिक्कत है। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 18 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, और ये क्या दे रखी है, इज फॉर्म्ड एट 4 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, और इन्होंने बोल दिया राइट ऑफ द मिरर, तो मिरर के राइट में तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन नहीं बन रही है, तो पॉजिटिव होगी, तो इसको तो हम प्लस में ही लेंगे, हमें फोकल लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो बाय मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। 1/f तो एज इट इज, u रखेंगे हम माइनस का 18 प्लस 1/v रखेंगे हम 4। इसका एलसीएम लिया होगा 36 आया होगा। ठीक है, तो ये आएगा 36, माइनस है, ये हम बीच में ही लेते हैं, ये तो आई थिंक अंडरस्टूड है। 18 2 जा तो 2 1 जा 2 प्लस 4 9 है ना, 1/f इज इक्वल्स टू 7/36, और रेसिप्रोकल करेंगे तो 36/7 सेंटीमीटर आ गया। अब क्योंकि फोकल लेंथ पॉजिटिव आया है, तो जब भी फोकल लेंथ पॉजिटिव आती है तो कौन सा मिरर बनता है, कॉन्वेक्स मिरर बनता है। तो एक पार्ट हमारा क्लियर हो गया, फोकल लेंथ हमने निकाल ली, कॉनकेव मिरर हमने बता दिया। नेचर ऑफ द इमेज, अब कॉन्वेक्स मिरर जो है वो हमेशा, हमने दो ही केसेस पढ़े, हमेशा डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो नेचर तो हम यही देख के निकाल सकते हैं कि कॉन्वेक्स है, क्योंकि कॉन्वेक्स में उतने केसेस ही नहीं है। तो नेचर क्या होगा, डिमिनिश्ड, वर्चुअल और इरेक्ट, जब भी वर्चुअल बनती इरेक्ट तो बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बना दी हमने। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, 2 टाइम्स ऑफ एफ, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे एफ से, तो 6 12 72/7 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया। ठीक है।